स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने का फैसला। कैबिनेट ने बुजुर्ग लाभार्थियों की पेंशन प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को जनहानि स्तर तक न भटकना पड़ेगा। पेंशन के लिए उनका डिजिटल तौर पर या फोन के माध्यम से पहचान संभव होगी। दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून का बड़ा संशोधन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा, ग्रामीण और नगरीय दोनों इलाकों में, जिससे श्रमिकों को बड़े पैमाने पर सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली में यूपी मंडप का शुभारंभ। IITF 2025 में उत्तर प्रदेश मंडप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस बार मंडप को आधुनिक और पारंपरिक कला के मिश्रण से सजाया गया है, जिसमें प्रदेश की संस्कृति, उद्योग, कृषि और उद्यमिता को प्रदर्शित किया गया है। मंडप में ओडॉप, स्टार्टअप जोन, MSME उत्पाद, डिजिटल यूपी सेक्शन और निवेश संभावनाओं को दिखाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में हस्तशिल्पियों, उद्यमियों और कई विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उम्मीद है कि इस आयोजन के माध्यम से यूपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच मिलेगी। योगी कैबिनेट के 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें कई बड़े और जनहितकारी फैसले शामिल हैं। वृद्धावस्था पेंशन में सुधार। सरकार ने बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मुहैया कराने का बड़ा फैसला लिया है। अब फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत 60 वर्ष पूरी कर चुके पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिह्नीकरण होगा और सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत कर दी जाएगी। इससे पेंशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यूपी कैबिनेट ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, कायराना हरकत बताया। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस आतंकी घटना को कायराना कृत्य करार दिया गया। कैबिनेट ने कहा कि यह हमला देश की शांति और सुरक्षा पर सीधा हमला है। बैठक में हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई। आतंक संदिग्ध मॉड्यूल पर यूपी ATS की कार्रवाई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के एक निजी विश्वविद्यालय में छापा मारा। जांच में सामने आया कि वहां कार्यरत एक प्रोफेसर का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। ATS ने संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि प्रोफेसर कुछ छात्रों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मामले की जांच जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीर मान रही हैं। रिश्वतखोरी मामले में RTO पर कार्रवाई। लखनऊ में परिवहन विभाग के एक RTO और PTO सहित 9 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ये अधिकारी ट्रकों की ओवरलोडिंग को नजरअंदाज कर रिश्वत लेते थे और अवैध पास जारी करते थे। जांच में पाया गया कि कुछ परिवहन कंपनियों से नियमित कट लिया जाता था। प्रमाण मिलने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की और अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है। पुलिस ने धारा 7, 13(1)(b) और 13(2) PC एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस घटना ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पर फिर सवाल खड़े किए हैं। दुधवा में वेलनेस टूरिज्म हब बनेगा। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र में पर्यटन को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने चंदन चौकी गांव को वेलनेस और नेचर टूरिज्म हब बनाने की योजना तैयार की है।
यहाँ योग, ध्यान, नेचर थेरेपी और आयुर्वेदिक उपचार जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दुधवा का प्राकृतिक वातावरण, घने वन, जैव विविधता और शांत वातावरण वेलनेस पर्यटन के लिए आदर्श माने जाते हैं। इस पहल से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि आगामी वर्षों में दुधवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वेलनेस टूरिज्म की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाला 74 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को पश्चिमी और उत्तरी यूपी से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली एनसीआर से आने जाने वाले यात्रियों को तेज, सीधा और सुगम मार्ग मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों में तेजी आएगी और एयरपोर्ट को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही इस मार्ग से आसपास के कस्बों में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना को अगले कुछ महीनों में मंजूरी मिलने की संभावना। विसेरा रिपोर्ट में देरी पर हाई कोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम विसेरा रिपोर्ट समय पर न मिलने से आपराधिक मामलों की जांच प्रभावित होती है। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए सरकार को निर्देश दिया कि सभी जिलों में फॉरेंसिक लैब की कार्यप्रणाली को तेज किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या, बलात्कार और संदिग्ध मौत जैसे मामलों में विसेरा रिपोर्ट देरी से आने पर आरोपी अक्सर लाभ उठा लेते हैं। अदालत ने सरकार से विस्तृत जवाब और समयबद्ध योजना मांगी है ताकि रिपोर्ट औसतन 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जा सके। कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का समय पर आना बेहद जरूरी है। यूपी के 20 जिलों में पराली जलाने के मामलों में कमी। प्रदेश में इस साल पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मथुरा, बरेली, अमरोहा, कासगंज, सहारनपुर सहित लगभग 20 जिलों में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए वैकल्पिक प्रबंधन तकनीक हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, मशीनरी सब्सिडी को बढ़ावा दिया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखा है। साथ ही निगरानी बढ़ाकर दोषियों पर कार्रवाई भी तेज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कृषि विभाग, पंचायतें और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान भी चलाए, जिससे किसानों ने पराली जलाने से बचने का प्रयास किया। इस कमी से वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत चुनाव में नए नियम। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 3 स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार की है। आयोग ने घोषणा की है कि अब प्रत्येक जिले में सभी चरणों का मतदान एक ही दिन कराया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य डुप्लीकेट वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और अनियमितताओं को रोकना है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग दिनों में चुनाव कराने पर कई बार एक ही मतदाता का नाम अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे गड़बड़ी बढ़ती है। इसके साथ ही सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, मैनपावर, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाएगा। आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हो और ग्रामीण स्तर पर लोगों का विश्वास बना रहे। यह निर्णय प्रदेश में चुनाव प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण अनुष्ठान 20 नवंबर से शुरू। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ध्वजारोहण अनुष्ठान फ्लैग होस्टिंग रिचुअल की तैयारियां जोरों पर हैं। यह पवित्र अनुष्ठान 20 नवंबर से शुरू होगा। इस आयोजन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा, कलश यात्रा के साथ की जाएगी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे, जो मंदिर के लिए पवित्र जल और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर आएंगे।
कूड़ा विवाद में खूनी संघर्ष, लखनऊ में युवक की मौत। लखनऊ के आदिलनगर क्षेत्र में कूड़ा फेंकने के मामूली विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही लाठी डंडे और पत्थरबाजी में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान एक युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं का असर, ठंड में इजाफा। उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर दिखना शुरू हो गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में ठंड का दौर तेज हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सुबह और शाम का मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। सर्द हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है, जिससे उन्हें गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।